हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे अपने गृह विज्ञान के सब्जेक्ट की, जिसमें हमने पिछले कुछ क्लासेस जो अपलोड की गई हैं उसमें टेक्सटाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डीपली समझा दिया है और वो क्लासेस रिकॉर्डेड चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी टॉपिक में समस्या आए तो आप लोग उसको ज़रूर पूछिएगा। उसके जस्ट आगे से आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद जैसे ये सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद जो पिछला बचा हुआ है हम उसके बारे में डीपली अध्ययन फिर से एक बार करेंगे। तो आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है कि जो हमारा टेक्सटाइल का रेशा है वो रेशों में जो प्राकृतिक जो रेशे हैं, प्राकृतिक रेशों में जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में शुरुआत करनी है हमें प्रोटीन जगत से प्राप्त जो फाइबर हैं, रेशे हैं, उनके बारे में, जिसमें से सबसे पहले हम उनमें से पढ़ेंगे ऊन के बारे में। जो ऊन है वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ, इन सब के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपनी लेसन की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ऊन। ऊन के बारे में समझेंगे। यह एक प्राणिज प्राकृतिक तंतु है। जैसे हमने बताया कि प्राकृतिक जो तंतु है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। वनस्पतिक तंतु होते हैं और प्रोटीन जगत से प्राप्त या प्राणिज जगत से प्राप्त तंतु थे, और तीसरा खनिज तंतु थे। ये 3 स्रोतों से प्राप्त हो रहे थे प्राकृतिक में। तो प्राकृतिक के जो तीनों स्रोत थे उसका वानस्पतिक तो हमने पढ़ा कि जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले रेशे थे वो वानस्पतिक जगत के रेशे कहलाते थे। उसी प्रकार से जो प्राणी जंतुओं से, प्राणिज जगत से यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उनसे हमें ऊन और रेशम की प्राप्ति होती है। जो ऊन है उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये प्राणिज जगत का प्राकृतिक तंतु है। ऊन का उद्गम स्थल इंग्लैंड को माना जाता है। ऐसा बताया गया है कि जो ऊन है उसका उद्गम स्थल यानी कि सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुआ तो वो इंग्लैंड में प्राप्त किया गया। इसके बाद है मेरिनो जाति की भेड़ है। जो भेड़ है मेरिनो जाति की, उससे प्राप्त होने वाले जो ऊन है वो उत्तम किस्म के यानी कि सर्वश्रेष्ठ किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं। मेरिनो जाति की एक भेड़ है जिससे प्राप्त होने वाले जो ऊन है उनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम किस्म के होते हैं। आप सबको ये पता है कि जो ऊन है वो किससे प्राप्त हो रहा है, जानवरों के बाल से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये ऊन है इसके प्राप्ति के साधन कौन कौन से हो सकते हैं। जानवरों के बाल से तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन कौन कौन से जानवर से हमें ये प्राप्त हो रहा है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए सामान्यतः ऊन भेड़ों के बाल से प्राप्त होता है। नॉर्मल जो बताया गया कि वो भेड़ के बाल से ही प्राप्त होता है, लेकिन आगे देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि ये ऊनी रेशे जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जिस प्रकार से वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशों में सेलुलोज पाया जाता है उसी प्रकार से प्राणिज तंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों में प्रोटीन पाया जाता है। इसी वजह से वनस्पतिक रेशों को सेलुलोजिक रेशा और प्राणिज जगत से प्राप्त रेशों को प्रोटीन रेशा भी कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले अगर हम ऊन की प्राप्ति के साधन की बात करें तो एक अंगोरा प्रजाति की बकरी होती है। अंगोरा नाम की बकरी है जिससे प्राप्त होता है ये अंगोरा बकरी से अंगोरा नामक ऊन। इसमें देखिए यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऊन जो है उसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यह ऊन अंगोरा ऊन कहा जाता है। अंगोरा बकरी से प्राप्त होने वाले ऊन को अंगोरा ऊन कहा जाता है। इसके बालों को मोहेर भी कहा जाता है। अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त ऊन को अंगोरा ऊन जबकि इसके बालों को मोहेर कहा जाता है। जो ये अंगोरा बकरी है, अंगोरा अगर सिर्फ लिखा है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अंगोरा जाति की जो ये बकरी है वैसे अंगोरा जाति का खरगोश भी पाया जाता है, और दोनों से ही जो ऊन की प्राप्ति हो रही है उसमें उनके गुण में डिफरेंट पाया जा रहा है। वो अंगोरा बकरी में ये बताया गया कि उसके बालों को मोहेर कहा जा रहा है, लेकिन जब यहीं पे हम बात करते हैं अंगोरा खरगोश की तो इसमें अंगोरा खरगोश से प्राप्त ऊन जो होते हैं वो कोमल तथा रेशम की तरह होते हैं। अभी तो रेशम हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन रेशम के वस्त्र तो आप लोग देख रहे हैं कि रेशम जो है कितना मुलायम होता है, कितना ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अंगोरा नामक खरगोश है इससे प्राप्त होने वाले जो ऊन हैं वो क्या होते हैं,
कोमल होते हैं, किसकी तरह? रेशम की तरह होते हैं और चमकदार भी होते हैं। जो रेशम के वस्त्र हैं वो चमकीले भी दिखते हैं। और इससे तैयार किए गए सूत्र यानी कि रेशा, इससे प्राप्त किए गए सूत्र, जो तंतु है, तंतु से धागा बन रहा है, उससे जो धागा बना, इस रेशे से जो धागा प्राप्त हुआ उसे स्वेटर या बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। अंगोरा खरगोश से प्राप्त होने वाले ऊन से बच्चों के लिए स्वेटर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कश्मीरी बकरी जो है ये तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती है। तिब्बती जो पहाड़ी एरिया है, बर्फीली एरिया है, वहाँ पे ये पाई जाती है। इस ऊन के तंतुओं को दो परतें होती हैं। जो कश्मीरी बकरी है, इसके जो बाल हैं, उस बाल की जो परत है वो 2 परतें पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें देखिएगा कि ऊपरी परत के जो तंतु होते हैं वो खुरदरे तथा सख्त किस्म के होते हैं। कश्मीरी बकरी के जो बाल है वो 2 परतों में डिवाइड होते हैं, जिसमें से जो ऊपरी परत है वो खुरदरी और सख्त यानी कि कठोर होती है, जबकि निचली परत के तंतु कोमल व चिकने होते हैं। ऊपरी परत खुरदरी और निचली परत जो है वो कोमल होती है। अब बात करेंगे हम ये अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, अंगोरा खरगोश, ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब है कि अल्पाका क्या है? देखिए, इसके बाल लंबे, कोमल व घने होते हैं। इनके बालों से प्राप्त ऊन से रोएदार वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी कि जो वस्त्र आप लोग देखे होंगे रोएदार होते हैं। जिस प्रकार से भेड़ों के बाल आप लोग ऐसे देखे होंगे, वो कुत्ते जो होते हैं उनके बाल कितने मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, ऐसे बड़े बड़े रेशेदार निकले हुए होते हैं। उसी प्रकार से जो अल्पाका है, इससे प्राप्त होने वाला जो ऊन है, उनसे जो वस्त्र बनाया जा रहा है वो भी क्या होता है? रोएदार होता है और चिकना होता है। इसके बाद देखिएगा जो लामा जाति की है, उसमें क्या पाया जा रहा है? इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घनी होती है। इस ऊन का रंग जो होता है वो धुंधलापन उसमें लिए रहता है और पीला होता है। यानी कि जो लामा एक बकरी है, जिससे जो प्राप्त हो रहा है ऊन वो भारी होता है वजन में और घना भी होता है। जो शरीर पे जो बना हुआ है आवड़ की तरह बाल, वो घना भी होता है और इसका जो रंग है उनका वो धुंधलापन लिए हुए पीला। जिस प्रकार से आप लोग जहाँ लकड़ियों से खाना बनाया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे धुंधला पीलापन सा लिए हुए वहाँ पे रोशनी निकलती है, उसी प्रकार से धुंधला पीला होता है। और आगे हम बात करते हैं ऊँट की। जो ऊँट है उसके बालों से भी हमें ऊनी वस्त्र प्राप्त होते हैं। जो ऊन प्राप्त हो रहा है, देखिए यह ऊन कोमल, सुंदर व चमकीला होता है। इसमें बस इतना नॉर्मल बताया जा रहा है कि ऊँट से जो प्राप्त होने वाला ऊन है वो कोमल, सुंदर और चमकीला होता है। इसके बाद विक्यूना की बात करते हैं। विक्यूना ऊँट की जाति का दुर्लभ जानवर है। यहाँ पे जैसे ऊँट के बारे में आपने नॉर्मल पढ़ा कि इसके ऊन जो है कोमल, सुंदर व चमकीले होते हैं, इसी प्रकार से जो विक्यूना है वो विक्यूना भी ऊँट की ही जाति का जानवर है। जो क्या करता है? इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, इसके जो बाल है वो अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और क्या होते हैं? फिसलने वाले होते हैं, यानी कि ये भी चिकने होते हैं और चमकदार व बारीक होते हैं। इसका रंग क्रीम व हल्का भूरा होता है या फिर कभी कभी डार्क भूरा यानी गहरा भूरा भी दिखाई देता है। तो ये जो हमने ये ऊन के बारे में पढ़ा, ये सब क्या है? ऊन की प्राप्ति के साधन है, यानी कि इन जानवरों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। जहाँ नॉर्मल हम समझ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ सामान्यतः भेड़ के बालों से ही ऊन की प्राप्ति हो रही है, वहाँ पे हमने इन सभी जानवरों के बारे में देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊन के निर्माण की प्रक्रिया। हमने ऊन के बारे में पढ़ा, उनकी प्राप्ति के साधन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है ऊन के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि ऊन जो है कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें उसके वस्त्र प्राप्त होते हैं। जिसमें सबसे पहले है भेड़ों से ऊन प्राप्त करना, यानी कि सबसे पहले भेड़ों से या फिर जो ढेर सारे हमने जानवर पढ़े, ढेर सारे जानवरों से प्राप्त होने वाले बालों को हमने पढ़ा, तो उनसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊन को प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? देखिएगा, ऊन काटने का कार्य जलवायु पर निर्भर करता है, यानी कि कौन से जलवायु में हमें उसे काटना चाहिए, कौन सी जलवायु में काटा जाएगा। देखिए, भारत में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है। अपने भारत देश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऊन की कटाई है वो वर्ष में 2 बार की जाती है। और
जब वो 2 बार काटी जाती है, कौन कौन से मंथ में काटी जाती है, कौन कौन से महीने में, देखिए मार्च व सितंबर माह में यह कटाई की जाती है। ऊन की कटाई यानी कि जानवरों से, भेड़ों से बालों को अलग करने के लिए मार्च और सितंबर का जो महीना है ये उपयुक्त माना गया है। यह जो कटाई है ये 2 विधियों से की जाती है, हाथों के द्वारा भी और मशीनों के द्वारा भी यह प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छटाई व ग्रेडिंग। पहला चरण था क्या, भेड़ों से ऊन प्राप्त कर लिया, अब उसमें क्या किया जाएगा, छटाई व ग्रेडिंग, यानी कि हमें ये जो बाल प्राप्त हुआ इन्हें हमें छांटना है। छटाई करने के बाद इनसे हमें उत्तम किस्म के और निम्न किस्म के रेशों को अलग करना है। जो महंगे वस्त्र आते हैं उच्च कोटि के ऊन से बने होते हैं, जबकि वहीं पे जो छोटे रेशे होते हैं उनसे निम्न कोटि के प्राप्त होते हैं। तो क्या वो अलग अलग जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं? नहीं, वे इन्हीं जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं और इसी कटाई के प्रोसेस से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन इसमें पहले उन ऊनों को छांट लिया जाता है, निम्न कोटि यानी कि छोटे रेशे को और बड़े रेशों को अलग कर लिया जाता है। देखिए, एक ही भेड़ से कई श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है, जिससे छोटे तंतुओं से ऊनी वस्त्र प्राप्त किया जाता है। लेकिन वहीं पे जो ये ऊनी वस्त्रों से, ऊन से ही 2 किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं, एक ऊनी वस्त्र और दूसरा वर्स्टेड वस्त्र बनाया जाता है। जहाँ पे अगर हम बात करें तो जो निम्न कोटि के होते हैं उनसे ऊनी वस्त्र, लेकिन वहीं पे जो उच्च कोटि के होते हैं उनसे वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। देखिए, जिसमें छोटे तंतुओं से ऊनी वस्त्र व बड़े तंतुओं से वर्स्टेड वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए कि ये दोनों कैटेगरी बताई गई है, लेकिन इन दोनों को बनाने के परिणाम स्वरूप जो थर्ड पॉइंट में एकदम थर्ड क्वालिटी का ऊन बचता है, उनसे भी हमें नमदा या फेल्ट नामक वस्त्र को तैयार किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि वो रेशों को ही डायरेक्ट कपड़े पे रख करके उन्हें ताप के द्वारा दबा करके फेल्ट या नमदा तैयार किया जाता है। इंग्लिश में उसको फेल्ट कहते हैं और हिंदी में उसको नमदा कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा, जो उच्च कोटि का है उससे वर्स्टेड वस्त्र, लेकिन उससे जो दूसरे कैटेगरी में आता है उससे ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। इसके ये प्रक्रिया कब की जा रही है? ग्रेडिंग की जा रही है। ग्रेडिंग प्रोसेस के बाद किया। ग्रेडिंग का मतलब है कि ग्रेड दे देना, ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, और ये कब हो रही है? जब इसमें धुनाई की प्रक्रिया की जाती है और कंघी करने के बाद प्राप्त होता है। जब रेशों में कंघी की जाती है, कंघी करने का मतलब है जब आप रेशों में कंघी करेंगे तो कंघी करने के बाद जो छोटे बाल हैं जो भेड़ से प्राप्त है वो अलग हो जाएंगे और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। इसके बाद है सफाई व धुलाई। ग्रेडिंग करने के बाद अब जो प्रोसेस आएगा वो छटाई व ग्रेडिंग करने के बाद उन्हीं तंतुओं को धुलाई व सफाई की जाती है। उनकी धुलाई की जाएगी, सफाई की जाएगी। इसके बाद उनको सुखाया जाएगा, और सुखाया पूरी तरह से नहीं जाएगा, बल्कि देखिए धुलाई की प्रक्रिया के बाद उन्हीं तंतुओं को 12 से 16% आर्द्रता में सुखाया जाता है। यानी कि उन तंतुओं को सुखाया तो जाएगा, लेकिन उसमें 12 से 16% नमी रह जाएगी, तभी उनको वहां से हटा लिया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से सुखाया नहीं जाता है, क्योंकि जब इनकी हम धुलाई व सफाई की प्रक्रिया करते हैं तो इनके ऊपर जो ढेर सारे तेल लगे हुए या फिर तेलीय पदार्थ या फिर गंदगियां जो होती हैं वो हटा ली जाती हैं। इनको हटा देने के बाद वो क्या हो जाती हैं? रूखी सी हो जाती हैं। इसलिए इस पे क्या किया जाता है? अगला प्रोसेस तेल लगाना। इस पे तेल लगाने की प्रक्रिया की जाती है। और तेल क्यों लगाया जा रहा है? ये जो कठोर हो गया है, सूख गया है, एकदम रूखे रूखे से हो गए, इसलिए इस पे तेल लगाने की प्रक्रिया की जाती है। देखिए, सुखाने के बाद ऊनी तंतु कड़े व रूखे हो जाते हैं। उन्हें नरम और मुलायम बनाने हेतु जैतून का तेल और ग्लिसरीन, देखिए नरम और मुलायम बनाने के लिए जैतून का तेल व ग्लिसरीन लगाकर 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से जो वो ऊन के रेशे हैं वो क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। तेल लगाने की प्रक्रिया के बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है कताई। यहाँ पे जो हमने रेशों को प्राप्त किया, रेशों में तेल लगाकर 2 हफ्ते तक छोड़ दिया, अब हमें अच्छी क्वालिटी के क्या प्राप्त हो गए? रेशे प्राप्त हो गए। और रेशे को प्राप्त करने के बाद इस पे कताई की प्रक्रिया की जाती है। आगे आने वाले चैप्टर में आपको ये भी पढ़ना होगा ये कताई जो है वो कितने प्रकार से की जा रही है।
तो लेकिन अभी यहाँ पे आप प्रोसेस में ये देखिएगा कि इसमें कताई की जा रही है। आप लोग चरखा और ये सब ढेर सारी मशीनें जो आधुनिक उपकरण में आ गई हैं, इन सबको सुना ही है और देखा भी है। इसमें कताई की प्रक्रिया की जाती है। कताई करने के बाद इन रेशों से हमें धागे की प्राप्ति हो जाती है। धागे यानी कि जो ऊन मार्केट में आप गोला देखते हैं या फिर नॉर्मल लच्छी में देखते हैं, इन सब में क्या होता है, ये धागा कहा जाता है। तो कताई की प्रक्रिया के बाद हमें धागा प्राप्त हो गया और इसके बाद इसकी बुनाई की जाती है। कताई की प्रक्रिया के बाद हमें धागा प्राप्त हुआ और धागे के बाद उसकी बुनाई की जाती है और जब बुनाई की प्रक्रिया की जाती है इसके बाद हमें वस्त्र की प्राप्ति होती है। वस्त्र की प्राप्ति होने के बाद उसमें ढेर सारी परिसज्जाएं की जाती है। परिसज्जा का मतलब सजावट होता है। इस पे रंग लगाना, रंग लगाने के बाद इस पे रंगाई, छपाई, कढ़ाई, जो भी प्रोसेस आपको करना हो परिसज्जा के तौर पे, वो परिसज्जाएं हम इन वस्त्रों पर करते हैं। तो ये जो हमने किया, कताई, बुनाई और परिसज्जा कर लिया है। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये सब हमने ऊन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ऊन जो हमें प्राप्त हुआ, इतना तो हमें पता है कि ये प्रोटीन जगत से प्राप्त रेशा है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और अगर प्रोटीन इसमें पाया जा रहा है तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें आपको बता दें कि केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, जो हम लोगों के बालों में, यानी कि जो नॉर्मल मनुष्यों के भी बालों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, वही प्रोटीन इन भेड़ों के बालों में भी पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें इसके प्रोटीन के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके मिलने से ये ऊन हमें प्राप्त होता है, यानी कि भेड़ों के जो बाल हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई होती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ये 5 तत्व होते हैं जो ऊन का संगठन करते हैं, यानी कि ऊन का निर्माण करते हैं। ये ऊन नॉर्मल गोला मत समझिएगा, ये ऊन वो है जो कि हमें बाल जो जानवरों से प्राप्त हो रहा है। इसमें एक कार्बन की अगर मात्रा की बात करें तो ये 50% होता है, ऑक्सीजन 24 से 25% पाया जाता है, नाइट्रोजन 15 से 16%, हाइड्रोजन 7% और वहीं पे अगर बात करें सल्फर या गंधक जो होता है वो 3 से 4% पाया जाता है। इसके अलावा जो भी हमने पढ़ा, जो भी तंतुओं को हमने पढ़ा है वनस्पति जगत से भी, उसमें देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाए जाते थे, लेकिन वहाँ पे सल्फर नहीं पाया जा रहा था। लेकिन ऊन का जो रेशा है इसमें हमें सल्फर भी 3 से 4% देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें ये जो हमारा रेशा है, ऊन का रेशा, इसमें आखिर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, ऊन के गुण में सबसे पहले है ऊन में उत्तम लोचमयता पाई जाती है। लोचमयता मतलब लचीलापन पाया जाता है। आप वस्त्रों को, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें लटकाइए ऐसे लंबाई में या फिर फैलाइए, खींचिए, तो देखिए इसमें लचीलापन पाया जाता है, लोचमयता पाई जाती है। और यही वजह होता है कि जो ऊनी वस्त्र होता है इसको धुलने के बाद लंबाई में न टांग करके इसे फ्लैट स्थिति में, लेटी हुई स्थिति में इसको सुखाना ही बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो इसके जो रेशे हैं वो बिखर जाते हैं और जो ये लोचमयता इसमें पाई जाती है इसकी वजह से इसमें जो डिज़ाइनें परिसज्जाएं की जाती हैं वो फैल जाती हैं। इसके बाद देखिएगा जो दूसरा पॉइंट इसमें है, देखिएगा ऊन उष्मा का कुचालक होने के कारण सर्दियों के वस्त्र हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जो ऊन का रेशा होता है यह क्या होता है कि उष्मा का कुचालक होता है। जिस प्रकार से आपने कपास और लिनन को पढ़ते हुए देखा कि यह उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि ये गर्मी को, अब अंदर अगर गर्मी आ रही है तो उसको बाहर कर दे रहा है सूती वस्त्र। वहीं पे अगर ऊनी वस्त्र की बात की जाए तो ये क्या होते हैं कि उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि गर्मी को अंदर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। इसी वजह से इसे सर्दियों के मौसम में वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता है ये। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, धूप व प्रकाश का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे अगर धूप में हम सुखा रहे हैं या फिर जहाँ बहुत तेज प्रकाश है वहाँ डाल रहे हैं तो इस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसके रंग वगैरह
जो है वो नष्ट होने लगते हैं और जो बाल है, जो रेशा है, उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम फफूंदी की बात करें तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊन होते हैं, उन पे फफूंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फफूंदी नॉर्मल आप लोग देखे ही होंगे कि किस प्रकार से अगर वस्त्र नहीं सूखे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर फफूंदी लग जाती है। इसके बाद देखिएगा, तीसरा पॉइंट के बाद यहाँ चौथा पॉइंट है, भीगने पर इसकी मजबूती जो है 25 से 30% कम हो जाती है। यानी कि जो ऊन का रेशा है ये सूखी अवस्था में ही मजबूत होता है, लेकिन अगर वही ये भीग जाता है तो इसकी मजबूती कम हो जाती है। और कितनी कम हो जाती है, जहाँ पूरी मजबूती इसकी 100% है उसमें से 25 से 30% इसकी मजबूती कम हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम एग्ज़ाम की पर्पज से देखें, अगर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, टीजीटी टीचिंग फील्ड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिएगा जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन का आंसर माना गया है, अगर क्वेश्चन ये आया था एग्ज़ाम में इसके पहले कि जो ऊनी वस्त्र है वो भीगने के बाद यानी कि गीली अवस्था में यह अपनी कितनी % मजबूती खो देता है। जहाँ भी बुक में ये 25 से 30% देखने को मिला, वहीं पे आयोग के द्वारा उसे कितना लिखा गया, 40% मान लिया गया था, 40%। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 25 से 30, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर सिलेक्ट करेंगे। आगे देखिएगा, पांचवा पॉइंट है, ऊनी जो वस्त्र है, ऊनी वस्त्रों पर सादी व ट्विल बुनाई दोनों की जाती है। सादी बुनाई, आगे आपको बुनाई वाले चैप्टर में सभी बुनाइयों को पढ़ाया जाएगा कि सादी बुनाई क्या है, ट्विल बुनाई क्या है, पायल बुनाई क्या है, फैंसी सादी, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। डॉबी बुनाई, इसके बाद डॉबी या चिड़िया की आँख वाली बुनाई भी कहा जाता है इसे। ये सारी बुनाइयाँ आपको एक सीक्वेंस वाइज बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग बस अभी यही देखिएगा कि जो ऊनी वस्त्र है उस पे सादी बुनाई की जा रही है। सादी बुनाई में कौन सी बुनाई की जा रही है, ट्विल बुनाई और सादी बुनाई, ये दोनों ही सादी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वहीं पे ये ऊनी वस्त्रों पे था और ऊनी वस्त्रों में ही जो इसका उच्च कोटि का वस्त्र है, वर्स्टेड वस्त्र है, इन पर सिर्फ और सिर्फ ट्विल बुनाई की ही प्रक्रिया की जाती है। आगे हम देखेंगे, छठवां पॉइंट है, इसी में इनमें केराटिन प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, वह प्रोटीन प्रधान रेशा भी कहा जाता है। इसमें जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसका नाम हमने पहले ही बताया कि इसमें केराटिन प्रोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें प्रोटीन की अधिकता होने की वजह से ही यह इसे प्रोटीन प्रधान रेशा भी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले रेशों में हमें दो प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन हो गया और इसके बाद वाले क्लास में रेशम आप लोग को बताया जाएगा। तो वहाँ पर भी जो रेशम है उसमें भी प्रोटीन पाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों की तुलना अगर की जाए तो इसे जो है, जो ऊन है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, इसी वजह से इसे प्रोटीन प्रधान रेशा भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने ऊन के बारे में पढ़ा, जो कि एक प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसे ऊन के बारे में हमने पढ़ लिया और इसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ा, इसके साधन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से स्रोत से इसमें हमें ऊन प्राप्त हो रहे हैं, और इसके बाद ऊन का संगठन क्या है, ऊन के पाए जाने वाले जो गुण हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से क्लास को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर पिछली क्लासेस आप लोग को नहीं मिल रही हैं तो आप लोग ज्योति एकेडमी चैनल को विजिट करिएगा। सर्च करने के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे टीजीटी पीएचडी ग्रुप में, वहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर जिसको पढ़ना है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और टीजीटी पीएचडी के पर्पज़ से भी वहाँ से आप लोग क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के ही सिलेबस से नहीं बल्कि वहाँ पे सभी यानी कि टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ के लिए सभी के लिए सीक्वेंस वाइज पूरा क्लास दिया गया है और वहाँ से आप इस क्लास को कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।